नमस्कार बच्चों, मैं ममता गुप्ता बसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक है श्री अरविंद कुमार सिंह जी और पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो इस पाठ की व्याख्या पहले ही कर चुकी हूँ। आज आपके सामने प्रश्नोत्तरों को समझाऊंगी। तो उससे पहले इस पाठ का छोटा सा सारांश लेती हूँ। इसमें लेखक ने क्या बात कहने की कही है, कहने की कोशिश की है, मुख्य रूप से सिर्फ उसे समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि पत्र में अपनी बातों को बड़े ही इत्मीनान से लिखते हैं, जबकि एसएमएस या फ़ोन में हम भावावेश में आकर के बात कर देते हैं। यदि हम क्रोध में हैं तो हम क्रोध में बोल देते हैं, और बड़े अच्छे मूड में हैं तो सामने वाले के गुस्से का भी हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि पत्र लिखते समय हम भावनाओं का, सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हुए, उसकी उम्र को सोचते हुए भी चीज़ों को लिखते हैं। पत्रों को हम सहेज सकते हैं, एसएमएस संदेशों को हम सहेज नहीं सकते हैं, और फ़ोन पर की हुई बातों को भी हम सहेज नहीं सकते हैं। पत्रों के द्वारा हम यादों को फिर से ताज़ा कर सकते हैं, मगर एसएमएस के संदेशों के द्वारा या फ़ोन के द्वारा हम अपनी यादों को पुनः ताज़ा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में लेखक ने हमें बताया है कि पत्रों को अलग-अलग भाषाओं में क्या-क्या कहा जाता है। फिर इसके बाद में लेखक हमें समझाते हैं कि पत्र लेखन के विकास के लिए किन-किन कार्यों को किया जा रहा है। उन्होंने हमें बताया कि स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को एक विषय के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद वे हमें बताते हैं कि विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन के कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित किए जा रहे हैं, और 1972 से 1972 से ये किए जा रहे हैं। उसके बाद में लेखक हमें बहुत सी पुस्तकों के बारे में भी बताते हैं, जिनके बारे में मैंने पिछली बार आपको बताया हुआ है, और ये भी बताया है कि जो पत्र होते हैं जब लिखे जाते हैं उस समय की देश काल परिस्थितियों और समय को भी बताते हैं। और आज इनका एक अच्छा खासा एक बृहद साहित्य भी हमारे पास में है, जिनको कि यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों को ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास में कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता, है ना? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, क्योंकि एसएमएस के संदेशों को सहेजा नहीं जा सकता। पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं और समय मिलने पर उन्हें पढ़कर यादों को ताज़ा कर सकते हैं। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, पत्र को खद, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो हमने ऊपर पैराग्राफ में इन सभी के बारे में जाना है, तो उसका उत्तर देखिए। संबंधित भाषाओं के नाम क्रम से निम्न है। खत उर्दू भाषा में कहते हैं, और कागद ये कन्नड़ भाषा में कहते हैं, और उत्तरम चाबू तेलुगु भाषा में कहते हैं, कडिद तमिल भाषा में कहते हैं, और इसके बाद में पाती जो कहते हैं वो हम भोजपुरी भाषा में, और चिट्ठी हिंदी भाषा में कहते हैं। भोजपुरी जो है वो हिंदी की ही एक बोली है। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं। तो इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पत्र लेखन का स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होना। आप सभी अपनी हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की कक्षाओं में पत्रों को लिखने का अभ्यास करते हैं, तो आपके सिलेबस में पत्र लेखन, लेटर राइटिंग को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा एक दूसरा प्रयास जो विश्व डाक संघ की तरफ से किया गया वो था सन 1972 से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। और ये किसने किया? डाक संघ ने। किस डाक संघ ने? विश्व डाक संघ। ठीक है? तो विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पत्र धरोहर हो सकते हैं। कहा जा रहा है पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं।
पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं। स्वयं व्यक्ति अपने हाथों से उन्हें लिखता है, जिनमें वह अपनी भावनाओं को विस्तार से लिखता है। जब हम पत्र को लिखते हैं तो बड़े इत्मीनान से और बड़े ही बड़े रूप में लिखते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती। आपके फ़ोन की मेमोरी भर जाती है और अब आप उन एसएमएस को डिलीट कर देते हैं, जबकि पत्रों में आप मन भर के लिखते हैं और उसे सहेज करके धरोहर की तरह रखे रहते हैं, और 20 सालों बाद भी जब आप उठा करके उन्हें पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी यादों को ताज़ा कर लिया। चलिए दूसरे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न को लेते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? पूछ रहा है लेखक। जो प्रश्न है इस पाठ में वो ये है कि क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। पत्रों का चलन ना कभी कम हुआ था ना कभी होगा। पत्र ऐसा नहीं कि पत्र बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। आज भी गांवों में और सैनिकों के द्वारा और बहुत सी जगहों से पत्राचार चलता चला आ रहा है। और भले ही हमारे व्यक्तिगत पत्र थोड़े कम हुए हों, लेकिन व्यापारिक जो पत्र हैं वो आज भी चलन में बने हुए हैं। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जो सुख पत्रों में है वह और कहीं नहीं। कहा जा रहा है कि जो सुख जो है पत्रों में है वो आप मोबाइल या फ़ोन या एसएमएस के थ्रू आप उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह कई बार प्रमाण स्वरूप भी काम आ जाते हैं, और कभी-कभी ये हमारे सामने एक प्रमाण के रूप में भी रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम बढ़ते हैं पाठ से आगे की तरफ। तो अब हम लेते हैं पाठ से आगे के कुछ प्रश्नों को। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे का सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? बिना टिकट, आपने टिकट नहीं लगाया है, पता जो है वो पत्र पर सही लिखा है। हमसे ये कहा जाता है ना कि सही पता लिखिए, तभी लेटर सही आपके जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ पहुँचेगा। मगर लेखक जो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो ये पूछ रहा है हमसे कि अगर हम टिकट ही नहीं लगाएं और पता हम सही लिख रहे हैं तो कौन सी कठिनाई आ सकती है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पत्र प्राप्त करने वाले को क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त शुल्क भरना पड़ेगा, उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने उधर से टिकट ही नहीं लगाया है। तो उसके बाद जो आपने टिकट नहीं लगाया है तो उसके लिए उस प्राप्त करने वाले को अतिरिक्त शुल्क भरना पड़ेगा, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? पूछ रहा है कि पिन कोड, हमसे कहा जाता है कि जो पत्र हम लिख रहे हैं उसमें पिन कोड लिखें, और तो वो पिन कोड लिखा होना चाहिए, तभी वो भी अपने आप में एक एड्रेस है। वो कैसे हो सकता है? कोई संख्या कैसे एड्रेस बन सकती है? तो उसका आंसर है, देखिए बच्चों यहाँ पर, पिन का पूर्ण रूप पोस्टल इंडेक्स नंबर है। पिन PIN कहते हैं, और अगर इसका फुल फॉर्म लेते हैं तो वो है पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये 6 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, जिसके द्वारा निकटतम डाकखाने का पता चलता है, जिसका पहला अंक राज्यों के समूह को प्रदर्शित करता है। कुछ राज्यों के समूहों को डिवाइड कर दिया गया है और उन्हीं के द्वारा उनको एक अंक दे दिया गया है। तो वो जो पहला अंक होता है उस राज्य के समूह को दिखाता है। उसके बाद के 2 अंक जिले को बताते हैं, वहाँ वो किस डिस्ट्रिक्ट का है वो इसे बताता है। ठीक है, फिर और अंतिम 3 अंक निकटतम डाकखाने को प्रदर्शित करते हैं। जो बाद के जो 3 अंक होते हैं वो उस डाकखाने को दिखाते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि पत्र जो है वो एकदम सही, जो डाकखाना जिस पोस्ट ऑफिस से आपका पत्र निकलना है वो वहां तक पहुंचा दिया जाता है। आपने चाहे उस पत्र को जम्मू कश्मीर से केरल वाले को भी लिखा होगा तो वो पत्र वहां आसानी से उस पिन कोड के द्वारा पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं।
ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? महात्मा गांधी जी को जो भी पत्र आते थे उस पर लिखा होता था केवल महात्मा गांधी इंडिया, तो ऐसे लिखकर क्यों आते थे? तो इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि गांधी जी उस समय की जानी मानी शख्सियतों में से एक थे। क्योंकि गांधी जी उस समय एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे, विश्व भर में उनको लोग जानते थे। तो वो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। तो चूंकि इतनी जानी मानी शख्सियत थे, इसलिए उनके नाम से जो भी पत्र आते थे वो महात्मा गांधी इंडिया लिख करके आते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना को हम छोड़ देते हैं और तो बच्चों अब चलते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात में सबसे पहला है किसी प्रयोजन विषय से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं। कौन सा शब्द? पत्र शब्द। तो जैसे प्रशस्ति पत्र इन्होंने दिया है और समाचार पत्र में दिया उदाहरण के तौर पर। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 10 शब्द हो सकते हैं। पहला है हमारे पास में मासिक पत्र, फिर है दैनिक पत्र, वार्षिक पत्र, फिर है शुभकामना पत्र, और फिर है संदेश पत्र, और शोक पत्र, बधाई पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, व्यक्तिगत पत्र। तो आप बहुत से और भी अन्य शब्दों को जोड़ करके यहाँ पर पत्र के साथ बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसमें है व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से कुछ शब्दों को देखा है, तो वो हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक, मासिक, स्वाभाविक, साहित्यिक, प्रारंभिक और धार्मिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के बीच में परिवर्तन के मेल से परिवर्तन, स्वर मतलब अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ री, ये सभी जो है ये स्वर हैं। तो इनमें जब ये मिलते हैं तो कुछ परिवर्तन होते हैं, तो उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमारे पास में है रविंद्र शब्द, तो रवि धन इंद्र मिलकर के रविंद्र शब्द बना है। तो रवि, यहाँ पर देखिए रवि में क्या है, रवि में रा और व, और इसमें स्वर कौन सा है? ई स्वर है ना। और इसके बाद में जोड़ रहे हैं इंद्र, तो इंद्र का पहला वर्ण क्या है? ई। ठीक है, मगर जब हम इसको शब्द में बनाते तो रवि धन इंद्र, देखिए इसमें कहीं पर भी बड़ी ई नहीं है, मगर ये आगे चल करके क्या हो गया? रविंद्र। तो रविंद्र में वा के साथ में बड़ी ई की मात्रा लग गई। ठीक है, तो इसी परिवर्तन को यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण हमें खोज करके लिखने हैं। मुख्य रूप से स्वर संधियां जो होती हैं उन्हें 4 तरह की माना गया है: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यड़ संधि। तो अभी आप केवल दीर्घ संधि को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि का मतलब क्या है? ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ। ह्रस्व या दीर्घ का मतलब ह्रस्व अ, फिर दीर्घ का मतलब ये जो बड़ा आ होता है, ये छोटी ई ह्रस्व है, बड़ी ई दीर्घ है, ये हो गया आपका ह्रस्व। ठीक है, और ये है आपका दीर्घ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर ऊ है, आपके पास यहाँ पे ऊ है, फिर ये बड़ा ऊ है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ हो जाएगा। हम इसको जोड़ देते हैं तो इसी तरीके से ये संधि चलती है। तो इसके अंदर अ ई उ ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे अ और आ जुड़े तो भी क्या हो जाएगा? आ, और अगर आ और अ जुड़े तो भी क्या हो जाएगा? आ, और अगर आ और आ जुड़े
तो भी क्या हो जाएगा, आ। और अगर छोटा आ और छोटा आ ही जुड़े तो भी हो जाएगा बड़ा आ। तो कुछ भी हो, दोनों समान स्वर होते हैं, मतलब आ के बाद आ ही रहेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, और मगर अंत में जाकर के सभी बड़े आ हो जाते हैं। इसी तरह से ई के साथ भी चलेगा और ऊ के साथ भी चलेगा। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया है, संग्रह धन आलय और महाधन आत्मा। तो हम कुछ अन्य उदाहरणों को देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास में है उदाहरण हिम धन आलय। तो ये हो गया क्या मिलकर के, हिमालय। तो इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, अ धन आ। यहाँ पे अ है, छोटा आ, और यहाँ पर क्या है, बड़ा आ। तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, बड़ा आ। ठीक है। फिर इसके बाद में हम नीचे चलते हैं। ऐसे ही देव धन आलय देवालय। देव व जब बोलते हैं आ निकलता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में छोटा आ है, और आलय में देखिए बड़ा आ है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएंगे। ठीक है, अ धन आ बराबर आ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही विद्यालय शब्द है, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ, और फिर से क्या मिला है हमारे पास में, यहाँ पे बड़ा आ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, इसे हम सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमको क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास में बड़ा आ। ठीक है। तो यहाँ पर हम बड़ा आ, हम ऐसे ही बड़ा आ लिख देते हैं। ठीक है। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। कपिधन ईश। तो कपीश शब्द हो गया, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या हो गई, बड़ी ई। यहाँ पर कवीश शब्द है, तो कविधन ईश। छोटी ई है यहाँ बड़ी ई है, तो यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो गया। यहाँ पर देखिए बड़ी ई लगी हुई है, बड़ी ई का साइन है यहाँ पर, है ना। फिर इसके बाद में नदी धन ईश। तो यहाँ पर भी बड़ी ई है और यहाँ पर भी बड़ी, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ी ई। तो क्या हो गया शब्द, नदीश। फिर भानुदय। तो यहाँ पर भानु छोटा ऊ है, और छोटे ऊ के साथ में क्या मिला है, छोटा ऊ, और यहाँ पर क्या हो गया, देखिए बड़े ऊ की मात्रा लग गई है। फिर ऐसे ही सबसे पहले विधु में देखिए, तो छोटे ऊ की मात्रा है हमारे पास में, और फिर उसके बाद में क्या जुड़ा है, छोटा ऊ है। तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, बड़ा ऊ हो गए। ठीक है ना। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गए। इसी तरह से एक शब्द है लघुर्मी। लघु छोटा ऊ है, ठीक है, यहाँ पर, और उसके अंदर ऊर्मी, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, बड़ा ऊ है। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा ऊ। तो मात्रा कौन सी आ गई यहाँ पर हमारे पास में, बड़े ऊ की। लघुर्मी में कौन सी मात्रा लगाई है हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो संधि है, इसके अंतर्गत आपने देखा कि किस प्रकार से आ का संयोग हुआ, ई का संयोग हुआ, है ना। और फिर ई छोटी ई बड़ी ई का संयोग हुआ, और फिर इसके बाद में ऊपर देखिए छोटी ई और बड़ी ई का संयोग हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ होके बड़ा ऊ हो गए, और फिर यहाँ पर देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गए। इस तरह से जो दीर्घ संधि होती है वो हमें क्या बताती है कि चाहे छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, या ये दोनों बड़े आ हो, या फिर हम मान लेते हैं कि ये जो है ये बड़ा आ है और ये जो है यहाँ पर छोटा आ है, तो सभी मिलके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर दीर्घ में बदल जाते हैं। मतलब कि बड़ी अपने बड़े रूप में आ जाते हैं। चाहे बड़ा आ हो जाएगा, नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा, नहीं तो बड़ा ऊ हो जाएगा। जहाँ ऊ और ऊ मिलेंगे, जहाँ ई और ई मिलेंगे, वहाँ बड़ा ई हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये जो पूरी संधि है वो सभी कुछ समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ इस पाठ को समाप्त करती हूँ बच्चों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से मन लगा कर करिए। और हम इसी के साथ में अपना ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।